हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्लास 7 के हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के चैप्टर 15 नीलकंठ नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। हम पाठ वाचन कर पाठ को समझेंगे। पूरा पाठ समझने के लिए आप वीडियो को पूरा देखना और जो मेरे चैनल में नए हैं वो मेरे चैनल हिंदी पाठशाला को सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो आइए दोस्तों, पाठ शुरू करते हैं। नीलकंठ नामक पाठ की लेखिका है महादेवी वर्मा। नीलकंठ भगवान शंकर जी का भी नाम है। उन्होंने समुद्र मंथन के समय समुद्र से निकलने वाले विष को ग्रहण किया था, इसलिए उनका कंठ नीला हो गया। लेकिन इस पाठ में नीलकंठ एक मोर का नाम है, जिसे लेखिका दुकान से अपने घर में लेकर आती है पालने के लिए। तो उस मोर का कंठ भी नीला था, गला उसका नीला था, इसलिए उस मोर का नाम नीलकंठ रखा गया था। इस पाठ में लेखिका ने नीलकंठ के स्वभाव के बारे में बताया है और उसकी सुंदरता के बारे में बताया है। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी। लेखिका महादेवी वर्मा बता रही है कि वह एक अतिथि को स्टेशन पर विदा करने गई थी और वहां से लौटते समय चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। वहां से लौटते समय, स्टेशन से लौटते समय लेखिका को एक दुकान का ख्याल आया जहां चिड़िया और खरगोश बिकते थे। तो लेखिका कह रही है कि उस समय मैंने अपने ड्राइवर को उस दुकान की ओर चलने का आदेश दिया, चलने की आज्ञा दी। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। बड़े मियाँ उस दुकान वाले का नाम था जो चिड़िया बेचता था। वहां पर ड्राइवर को रुकने का संकेत लेखिका ने दिया। मेरे कोई प्रश्न करने के पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया, सलाम गुरुजी। दुकान वाले ने, बड़े मियाँ ने लेखिका को देख लिया और सलाम नमस्ते किया। पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था, तो बड़े मियाँ ने कहा कि आप जब पिछली बार आई थी तो मोर का बच्चा खरीदना चाहती थी। शंकरगढ़ से एक चिड़ी मार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है। एक मोर है, एक मोरनी है। तो बड़े मियाँ ने बताया कि शंकरगढ़ नामक जगह से एक चिड़ी मार, जो चिड़िया का शिकार करता है उसे चिड़ी मार कहते हैं, तो वह चिड़ी मार 2 मोर पक्षी के बच्चे पकड़कर लाया है। एक मोर है और एक मोरनी है। आप पाल लें। मोर के पंजों से दवा बनती है, सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। तो मोर को खरीदने के लिए ऐसे लोग भी आए थे जो उसके पंजों का दवा के रूप में उपयोग करना चाहते थे। मोर के पंजों से दवा बनाई जाती है, तो मोर को मारकर उसके पंजे से दवा बनाई जाती। लेकिन दुकान वाले ने ऐसे लोगों को, मोर को नहीं बेचा। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है, मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे दूं? टालने के लिए मैंने कह दिया गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे यह कमबख्त रोजगार ही खराब है, बस पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। तो उन लोगों को टालने के लिए मैंने आपका नाम बता दिया कि गुरुजी ने चिड़ियों को मंगवाया है, तो मैं ये चिड़िया उन्हीं को दूंगा। लेकिन अब क्या कर सकता हूँ? और चिड़ी मार भी रोजगार के कारण चिड़ियों को पकड़ कर लाते हैं। तो बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। बड़े मियाँ का भाषण जब एक बार शुरू होता है तो वह चलता ही चला जाता है, रुकता ही नहीं है। सुनने वाला थक कर जहाँ रोक दे वहीं स्टेशन मान लिया जाता है। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोककर पूछा। अब लेखिका बड़े मियाँ के इस गुण को जानती थी कि वह जब एक बात शुरू करते हैं तो रुकते ही नहीं हैं। तो बीच में लेखिका ने बड़े मियाँ को रोककर कहा, मोर के बच्चे हैं कहाँ? बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजरे तक पहुंची,
जिसमें तीतरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। जब लेखिका ने पूछा कि मोर के बच्चे, वो छोटे बच्चे जो तुम लाए हो वो कहाँ हैं, तो बड़े मियाँ ने अपने हाथ से संकेत किया कि उस ओर पिंजरे में वे दोनों पक्षी रखे हुए हैं। तब लेखिका ने उस ओर देखा जिधर उनके हाथ का संकेत था, तो वहाँ पर पिंजरे में तीतर के समान दिखने वाले 2 छोटे बच्चे, 2 छोटे पक्षी के बच्चे बैठे थे। पिंजरा इतना संकीर्ण था कि वे पक्षी शावक जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। पिंजरा छोटा सा था और वे दोनों पक्षी, छोटे छोटे पक्षी जो है उस फ्रेम के अंदर, उस जाली के अंदर, जैसे फ्रेम में फोटो लगा रहता है, जड़ा रहता है, वैसे ही वे दोनों पक्षी भी लग रहे थे, जैसे जाली के अंदर कोई चित्र जड़ा हुआ है, कोई चित्र चिपका हुआ है। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण मेल चली जा रही थी। अब बड़े मियाँ जो है उनका भाषण समाप्त ही नहीं हुआ था। ईमान कसम गुरुजी, चिड़ी मार ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नगद 30 रुपये लिए हैं। बड़े मियाँ ने उसकी रकम बता दी कि इसके 30 रुपये मैंने दिए हैं चिड़ी मार को। 12 कहा, 12 कहा मतलब मैंने बार बार कहा। भाई जरा सोच तो, अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी है कि तू इतनी बड़ी कीमत ही मांगने चला। लेखिका ने कहा कि ये मोर जैसे तो लग नहीं रहे हैं, फिर भी तो इतनी बड़ी कीमत मांग रहा है, मोर है बताकर। पर वह मुंजी क्यों सुनने लगा? मुंजी अर्थात कंजूस। वह कंजूस लेखिका की बात क्यों सुनने लगा? वह अपने आप पर अड़ा हुआ था। आपका ख्याल करके अस्ता पछता कर देना ही पड़ा। अब आप जो मुनासिब समझें। तब बड़े मियाँ ने कहा कि आपका ध्यान करके आप बार बार यहाँ से पक्षी और पशु ले जाते हैं पालने के लिए खरीद कर, तो आप मेरे परमानेंट ग्राहक हैं, इसलिए मैं आपको आपके हिसाब से देने को तैयार हूँ। तो इस प्रकार से अस्तु 30 चिड़ी मार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के ईमान के देकर जब मैंने वह छोटा पिंजरा कार में रखा, तब मानो वह जाली के चौखटे का चित्र जीवित हो गया। तब लेखिका बता रही है कि मैंने चिड़ी मार के अनुसार 30 रुपये और बड़े मियाँ के हिसाब से 5 रुपये, उनको कुल 35 रुपये देकर वह पक्षी खरीद लिया और अपने कार में फ्रेम जो जाली रखा हुआ था, जाली में यानी पिंजरे में चिड़िया रखी हुई थी, वह पिंजरा उठाकर कार में रख दिया। जैसे ही कार में रखा, वह पिंजरे में जो पक्षी रखे हुए थे, जो चित्र की तरह लग रहे थे, वे हिलने डुलने लगे, जिससे पता चला कि वे जीवित है। तो दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजरा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया है। जब दोनों पक्षी हिलने डुलने लगे, छोटे पक्षी, तो लगा कि पिंजरा जीवित हो उठा है और वह उड़ने वाला है। घर पहुंचने पर सब कहने लगे तीतर है, मोर कहकर ठग लिया है। तो घर वाले कहने लगे कि लेखिका को बड़े मियाँ ने ठग लिया है, तीतर को मोर बताकर बेच दिया। कदाचित अनेक बार ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई है। अब कुछ बार इसके पहले भी लेखिका जो है ठगी जा चुकी थी, दुकान वाले ने उसे ठगा था, तो इस कारण से वह थोड़ी सी चिढ़ गई थी। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, जब घर वालों ने कहा कि तीतर को मोर समझकर लाई हो, तो वह लेखिका जो है थोड़ी सी दुखी हो गई और बोली, अप्रसन्न होकर बोली, मोर के क्या सूर खाप के पर लगे हैं, है तो पक्षी ही। तो लेखिका ने कहा कि ये है तो पक्षी ही, क्या हुआ जो मैं इसे ले आई पालने के लिए। मोर के क्या सूरखाब के पर लगे हैं, अर्थात सूरखाब मतलब स्वर्ण की तरह चमकने वाला पंख जिसके होते हैं, जिस पक्षी के, उसे सूरखाब कहा जाता है। सूरखाब के पंख जो है सोने की तरह चमकता है। तो सूरखाब के पर अर्थात सूरखाब के पंख लगे हैं। क्या मोर में ऐसा पंख लगा होता है सूरखाब की तरह? पक्षी ही तो है, इसलिए ले आई पालने के लिए। चिढ़ा दिया जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजरा रखकर उसका दरवाज़ा खोला। अब जहाँ लेखिका पढ़ती लिखती थी उस कमरे में गई, दरवाज़ा खोली उसका,
अर्थात पिंजड़े का दरवाज़ा खोली। फिर 2 कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। फिर उस पिंजड़े में जिसमें वो दोनों मोर मोरनी रखे हुए थे, वहाँ पे उसने छोटी छोटी कटोरी में सत्तू रखा, छोटी छोटी गोलियां बना के रखी सत्तू की, और पानी पीने के लिए रखा। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजड़े से निकलकर कमरे में मानो खो गए। अब वो जैसा चूहेदानी होता है, चूहा पकड़ने का जाली होता है, वैसा ही उसी साइज का वो पिंजड़ा था। उस पिंजरे से निकलकर दोनों पक्षी कमरे में इधर उधर चलने लगे। कभी मेज के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे घुस गए। अब दोनों पक्षी इधर उधर अपना जगह खोजने लगे। अंत में इस लुका छिपी से थक कर उन्होंने मेरे रद्दी कागजों की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। अब इधर उधर चलते फिरते दोनों पक्षी थक चुके थे, और अंत में उन्होंने क्या किया, जिस टोकरी में रद्दी पेपर रखा करती थी लेखिका, उसी टोकरी में वह रहने लगे। 2-4 दिन वे इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहे। अब 2-4 दिन वो लेखिका के कमरे में इधर उधर घूमते रहते थे, कभी अलमारी के नीचे, कभी मेज के पीछे, और फिर रात में वे रद्दी की टोकरी में आराम करते थे। फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेज पर, कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगे। अब जब दोनों पक्षी को विश्वास हो गया कि वहाँ पे उनको कोई खतरा नहीं है, तो वे क्या करने लगे, कभी लेखिका की मेज पर बैठ जाते थे, कभी लेखिका की कुर्सी पर बैठ जाते थे, और कभी लेखिका के सिर पर भी बैठ जाते थे। खिड़कियों में तो जाली लगी थी। खिड़कियों में जहाँ लेखिका पढ़ती लिखती थी, उस कमरे की खिड़की में जाली लगी थी, पर दरवाज़ा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। लेकिन दरवाजे को लगातार लेखिका जो है बंद रखती थी। खुला रहने पर क्या होता, चित्रा मेरी बिल्ली इन नवागंतुकों का पता लगा सकती थी। नवागंतुक मतलब जो नए नए आए हो, और चित्रा थी लेखिका की बिल्ली। तो अगर उस बिल्ली को पता चलता तो वो कमरे में आ जाती और पक्षियों को नुकसान पहुंचा देती। इसलिए लेखिका दरवाज़ा को निरंतर बंद करके रखती थी। तब उसके शोध का क्या परिणाम होता, यह अनुमान करना कठिन नहीं है। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, परंतु यहाँ तो 2 सर्वथा अपरिचित पक्षियों की अनधिकार चेष्टा का प्रश्न था। अब वैसे वो बिल्ली चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, चूहे पर भी हमला नहीं करती, लेकिन ये 2 पक्षी उनके लिए अपरिचित थे, और वह भी बड़े आराम से दोनों पक्षी लेखिका पर हक जताकर कभी उनकी गोद में, कभी उनके सिर पे बैठ जाते थे, जो वो चित्रा बिल्ली पसंद नहीं करती। इसलिए लेखिका डर से दरवाज़ा बंद करके रखती थी, ताकि पक्षियों को वह बिल्ली हानि ना पहुंचा सके। उसके लिए दरवाज़ा बंद रहे और ये दोनों उसकी दृष्टि में अरे गहरे मेरी मेज को अपना सिंहासन बना ले, यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमानिनी मार्जारी के लिए असह्य ही कही जाएगी। तो जो वो मार्जारी थी अर्थात मादा बिल्ली थी, और वह लेखिका पर अपना पूरा अधिकार समझती थी, और उस पर कोई और अधिकार जताए ऐसा उस बिल्ली को सहन नहीं था। तो वह यदि यह देख लेती कि ये जो 2 नई नई पक्षी नए नए लाए गए हैं, वह लेखिका पर अधिकार जता रही है, वे पक्षी जो है लेखिका के कुर्सी पर अपना सिंहासन बना लेती थी, मतलब उस पर बैठ जाती थी, जो अगर बिल्ली देख लेती ऐसा करते उन पक्षियों को, तो ज़रूर नुकसान पहुंचाती, वहाँ से भगाती या काटती। तो इस नुकसान से बचाने के लिए लेखिका ने दरवाज़ा को बंद रखा। अपने कमरे का, जो जहाँ वो पढ़ती लिखती थी, उस कमरे का दरवाज़ा वो निरंतर बंद रखती थी, ताकि बिल्ली को इन पक्षियों के आने का पता ना चले। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़िया खाने के रूप में होने लगा, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास है। जब लेखिका को ये लगने लगा कि मेरा कमरा जो है वो पढ़ने लिखने का कमरा ना होकर चिड़िया खाना बन रहा है, अर्थात यहाँ पे जो पक्षी है इधर उधर विचरण कर रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं, तो लेखिका ने दोनों चिड़ियों को पकड़कर, जो लेखिका का जाली घर था बड़ा सा, जहाँ पे अन्य जीव जंतु भी रहते थे, अन्य पक्षी भी रहते थे, वहाँ पर उन्हें पहुँचाया। लेखिका इन जीव जंतुओं को पालती थी,
खरगोश थे, कबूतर थे, तो इस तरह के जीव जंतुओं को वो अपने जाली घर में रखती थी। दोनों नवागंतुकों ने पहले से रहने वालों में वैसा ही कुतूहल जगाया जैसा नववधू के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। अब जब दोनों पक्षियों को, इन दोनों मोर मोरनी को जाली घर में ले जाया गया, तो वहाँ जो पहले से जो पशु थे वे आश्चर्यचकित होकर उत्साहपूर्वक उन पक्षियों को देख रहे थे। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू गुटरगू की रागनी अलापने लगे। अब जो कबूतर था लक्का कबूतर मतलब जो अपने पंख को गोल घुमाकर इधर उधर फुदकता दौड़ता रहता है, तो ऐसा कबूतर था जैसे मसकली कहते हैं, जो अपना पंख फैलाकर, जो पीछे का पंख है उसको गोलाकार में फैलाकर नाचता है या इधर उधर उड़ता रहता है। तो लक्का कबूतर नाचना छोड़कर उनको देखने लग गए, दोनों पक्षियों को, और उसके अगल बगल चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू की आवाज़ करने लगे। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। जो वहाँ पे जाली घर में जो खरगोश थे वे भी बिल्कुल सभ्य आचरण करने वाले शिष्ट व्यक्तियों के समान लाइन से बैठकर गंभीरतापूर्वक इन दोनों पक्षियों को देख रहे थे कि ये कौन से पक्षी हमारे जाली घर में लाए जा रहे हैं। ऊन की गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। जो छोटे छोटे खरगोश थे, सफ़ेद सफ़ेद ऊन के समान दिख रहे थे, सुंदर, वे उन दोनों मोर पक्षियों के चारों ओर उछल कूद करने लगे। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। तोते को भी लेखिका पालती थी, तो वे तोते अपना एक आंख बंद करके इन दोनों पक्षियों का निरीक्षण परीक्षण करने लगे। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया। अब जो सीधे साधे पशु जाली घर में आराम से रहते थे, वे अचानक बिल्कुल आश्चर्य में पड़कर कुतूहलवश देखने लगे इन दोनों पक्षियों को कि ये दोनों नए पक्षी कौन हैं, जिसे हमारी जो मालकिन है अर्थात लेखिका वो लेकर आई है। सब में हलचल मच गई थी। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प वैसा ही क्रमशः और रंगमय था। अब धीरे धीरे वे दोनों मोर के बच्चे बड़े होने लगे जाली घर में अन्य पशुओं के साथ, और उनका कायाकल्प वैसा ही होने लगा, अर्थात उनके शरीर का जो आकार और आकृति है वैसा ही दिखने लगा, रंगीन दिखने लगा, जैसा इल्ली से तितली का बनना। जब तितली का जो बच्चा होता है, लार्वा होता है, जब वो बड़ा होता है तो तितली का रूप ले लेता है, वैसा ही ये दोनों तीतर के समान दिखने वाले पक्षी अब मोर के समान दिखने लगे थे। अब बड़े हो गए थे तो उनके शरीर में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आने लगा था। मोर के सिर की कलगी और सघन, ऊंची तथा चमकीली हो गई। जो मोर था उनके सिर पर कलगी बड़ी बड़ी दिखने लगी थी, घनी दिखने लगी थी और चमकीली लगने लगी थी। चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई थी। और मोर की जो चोंच थी वह तीखी और सुंदर वक्र दिखने लगी थी। गोल आँखों में इंद्रनी की नीलाभ द्युति झलकने लगी थी। अब जो मोर की आँखें थी वो नीली आभा लिए हुए चमकने लगी थी। आसमान की तरह नीली आभा लेकर उनकी गोल गोल आँखें चमकने लगी थी। लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में धूप छाही तरंगे उठने गिरने लगी थी। अब उनकी जो ग्रीवा थी, गर्दन थी, लंबी होने लगी। मोर जैसे जैसे बढ़ने लगता है उसकी गर्दन भी लंबी होने लगती है, और उनके गर्दन की जो नीली हरी रंग थी वह धूप छाई की तरह चमकीली लगने लगी थी। दक्षिण वाम दोनों पंखों में सलेटी और सफ़ेद आलेखन स्पष्ट होने लगे थे। अब जो दक्षिण और अर्थात दायां और वाम यानी बायां, दाएं बाएं दोनों तरफ के पंखों में स्लेटी और सफ़ेद रेखाएं चमकने लगी थी। पूंछ लंबी हुई और उसके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त होने लगे, और मोर की पूंछ लंबी हो गई और उनके पूंछों में अर्धचंद्रिका जैसे डिजाइन आकृति
बनने लगे, सतरंगी डिजाइन इंद्रधनुष की तरह दिखने लगे। रंग रहित पैरों को गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। रंग रहित अर्थात बिना रंग का, उनके पैरों में कोई रंग नहीं थे। रंग रहित पैरों को गर्वीली गति ने अर्थात मोर जब चलता है तो उसकी चाल निराली होती है, एक नई गरिमा से रंजित कर दिया था। मोर की चाल सुंदर और निराली चाल से मोर जो है वो चलने लगा था। उसका गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था, उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है। मोर का गर्दन ऊंची करके इधर उधर देखना, दाना चुगना गर्दन को नीची करके, पानी पीना, गर्दन टेढ़ी करके दूसरों के शब्द सुनना आदि जो क्रियाएं थी वो बहुत ही मन भावन लगती थी और बिल्कुल उनके जो मासूम से हाव भाव थे वे बहुत ही सुंदर लगते थे, जिसे देखकर ही समझा जा सकता है कि कितना वह आनंददायक लगता है। मोर की जो भी गति होती है वो कितनी आनंददायक लगती है, उसे देखकर ही समझा जा सकता है। गति का चित्र नहीं आंका जा सकता। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ। मोरनी जो है मोर जितनी सुंदर तो नहीं लग रही थी, परंतु अपनी लंबी धूप छाई गर्दन, हवा में चंचल कलगी, पंखों की श्यामा श्वेत पत्रलेखा, मंथर गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचरणी होने का प्रमाण देने लगी। अब जो है मोरनी भी मोर की तरह ही कायाकल्प, मतलब उसका जो शरीर था वो मोर की तरह ही धूप छाई गर्दन वाली हो गई थी और उनकी कलगी भी हवा में इधर उधर हिलती थी जब वो चलती थी। और उनके पंखों में जो उनका कलर था, पंखों का रंग था श्याम श्वेत अर्थात नीली सफ़ेद रेखा वाली। मंथर गति से वह भी मोर की तरह ही मंद मंद चलती थी और बिल्कुल मोर की साथी प्रतीत होती थी। मोर की तरह ही उसका विकास हो रहा था। नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ। तो नीले रंग की ग्रीवा होने के कारण, नीलाभ ग्रीवा मतलब जिसकी गर्दन नीली हो, तो नीले रंग की गर्दन होने के कारण मोर का नाम नीलकंठ रखा गया। और उसकी छाया समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। राधा का अर्थ है जो छाया के समान साथ रहे, उसे राधा कहते हैं। तो छाया के समान अर्थात मोर की छाया के समान वह मोर के साथ रहती थी, इसलिए उसका नाम, मोरनी का नाम राधा रखा गया। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया। अब नीलकंठ जो है सबके साथ अनुकूल हो चुका था। वह सभी पशु पक्षियों का, जो जाली घर में रहते थे, उन सभी पशु पक्षियों का ध्यान रखता था और वह उनके सेनापति जैसा हो गया था और उनका संरक्षक भी हो गया था। वह उनकी देखभाल भी करता था, खतरे से बचाने का भी काम करता था। सवेरे ही वह सब खरगोश कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता जहां दाना दिया जाता है। सुबह सवेरे वह सभी खरगोश कबूतर आदि को इकट्ठा कर अपने पीछे पीछे वहां पर ले जाता था जहां पर पशु पक्षियों को दाना खाना खिलाया जाता था और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता था। और जब वे वहाँ पर खा रहे होते थे तो जो मोर है वो, नीलकंठ जो है वो सभी पशु पक्षियों का ध्यान रखता था, रखवाली करता रहता था घूम घूम कर। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह अपने तीखे चंचू प्रहार से उसे दंड देने दौड़ा। यदि कोई पशु या पक्षी कोई गड़बड़ी करता था तो वह उसे दंड देता था अपने चोंच से चोट करके, प्रहार करके। खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था और जब तक वे आर्त क्रंदन न करने लगते उन्हें अधर में लटकाए रखता था। तो खरगोश के बच्चे जब गड़बड़ करते थे, ज़्यादा उधम मचाते थे, तो वह मोर उन छोटे बच्चों के, खरगोश के बच्चों के कान को अपने चोंच से पकड़कर खरगोशों को उठा लेता था और जब तक वे खरगोश के बच्चे आवाज़ न करते
दुखी होकर आवाज़ न करते तब तक वह उनको लटकाए रखता था, नीचे नहीं उतारता था। कभी कभी उसकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों का कर्णवेध संस्कार हो जाता था। अब चोंच में जब मोर जो है खरगोश के बच्चों को उठाता था तो कभी कभी खरगोशों के जो कान थे, खरगोश के कान, उसमें छेद हो जाता था। मोर के पैनी चोंच से, तीखे चोंच से खरगोश के बच्चों के जो कान थे उनमें छेद हो जाता था, अर्थात कर्णवेध संस्कार हो जाता था। कान में कुछ पहनाने के लिए, जेवर पहनाने के लिए छोटे छोटे बच्चों के कान को छेद दिया जाता है, उसे हम कर्णवेध संस्कार कहते हैं। तो ऐसे ही खरगोश के बच्चों के कान भी छिद जाते थे जब मोर जो है खरगोश के बच्चों को अपने चोंच से पकड़ कर उठाता था। पर वे फिर कभी उसे क्रोधित होने का अवसर न देते थे। लेकिन इस दंड के बाद वे खरगोश के बच्चे फिर कभी ऐसी गड़बड़ी नहीं करते थे जिससे मोर को क्रोध आ जाए। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। लेकिन जितना उनका दंड देने का नियम था मोर का, उतना ही वो अपने जो पशु थे वहाँ पे जाली घर में उनके साथ रहने वाले, उनसे वे प्रेम भी करता था। वह नीलकंठ जो है सबका ख्याल भी रखता था, उससे प्रेम भी करता था और गड़बड़ी करने पर उसे दंड भी देता था। प्रायः वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुआ छुअल सा खेल खेलते रहते थे। अक्सर मोर जो है अपने पंखों को, लंबी लंबी चंद्रिका डिजाइन वाली पंखों को फैलाकर ज़मीन में बैठ जाता था और बाकी जो खरगोश के बच्चे और वहाँ जो छोटे छोटे जीव जंतु थे वे उनके घनी पूँछों में छुपकर छू छुअव्वल का अर्थात पकड़म पकड़ाई का खेल खेलते थे। ऐसी ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। तो ऐसे ही किसी दिन एक सांप जो है वो जाली घर में अंदर प्रविष्ट हो गया। तो उसे देखकर सब जीव जंतु इधर उधर भागने लगे और छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया, लेकिन एक छोटा सा खरगोश भाग नहीं पाया। मतलब सांप ने उसे अपने फन में दबोच लिया। निकलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था, शेष आधा जो बाहर था उससे ची ची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। जब खरगोश को सांप ने अपने जबड़े में दबाया तब वह ची ची की आवाज़ निकाल रहा था, लेकिन वह इतना धीमा था कि किसी को सुनाई नहीं दे रहा था। तो किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि सांप ने खरगोश को दबोचा हुआ है। किसी को स्पष्ट सुनाई न दे सके। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी। नीलकंठ मोर जो है वो झूले में सो रहा था, लेकिन उसके कानों ने उस मंद आवाज़ को, खरगोश के मुंह से जो ची ची की मंद आवाज़ निकल रही थी उसे उनने सुन लिया। मोर ने सुन लिया और पहचान लिया कि खरगोश संकट में है और वह पूंछ पंख समेटकर सर से एक झपट्टे में नीचे आ गया। अब जो मोर जो है नीलकंठ था वह तुरंत नीचे आया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। तो उस नीलकंठ ने समझ लिया था कि यदि इस सांप के फन पर मैं अपनी पैनी चोंच मारूंगा तो ये छोटा सा खरगोश भी घायल हो सकता है। तो मैं ऐसा कुछ करूं कि खरगोश सांप के फन से बाहर आ जाए, उसे कोई चोट ना लगे और सांप को भी मैं पकड़ सकूं। उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। अब नीलकंठ ने क्या किया, जो सांप का फन था उसके पास वाले हिस्से को अपने पंजों पर दबा लिया और अपने तीखे चोंच से जोर जोर से प्रहार करने लगा। तो वह सांप चोट से अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल तो आया, परंतु निश्चेष्ट सा वहीं पड़ा रहा। अब सांप की फन की पकड़ ढीली हो गई तो खरगोश का बच्चा वहां से निकल आया, लेकिन वह इतनी देर तक उसके जबड़े में फंसा था, इसलिए वह पीड़ा में था और इस कारण वह बेहोश सा पड़ा हुआ था। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं
समझी, परंतु अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब ओर प्रसारित कर दी। अब जो राधा मोरनी थी, मोर की सहायता तो नहीं कर रही थी, लेकिन अपने मुंह से मंद मंद केका की आवाज़ कर रही थी, जिससे उसका स्वर सबको सुनाई देने लगा और सबको पता चला कि कुछ न कुछ वहाँ पर घटना घटी है जाली घर में। माली पहुँचा, फिर हम सब पहुँचे। अब वहाँ का जो देखभाल करने वाला माली था वह पहुँचा, आवाज़ को सुनकर, राधा की आवाज़ सुनकर, और फिर लेखिका और अन्य लोग भी पहुँचे। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका तब उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे रखे उष्णता देता रहा। नीलकंठ मोर जो है सांप को मार दिया, उसके 2 टुकड़े कर दिए। तब सांप को मारने के बाद वह उस खरगोश के पास पहुंचा जो घायल था, और रात भर उसे अपने पंखों में ढककर गर्मी पहुंचाता रहा ताकि वह स्वस्थ हो जाए। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है। जो कार्तिकेय हैं वो देवता है, भगवान शंकर जी के पुत्र है, उनका वाहन है मोर। तो उन्होंने मोर को अपने वाहन के रूप में क्यों चुना होगा, यह इस नीलकंठ के स्वभाव को देखकर समझ में आ जाता है कि वह जो नीलकंठ मोर है वह कितना फुर्तीला है और कितना दयालु भी है, जो दूसरे जानवरों के प्रति दया का भाव रखता है, उनकी रक्षा करता है, उनकी सहायता करता है, और सुंदर भी है। तो उसके इस स्वभाव को देखकर ही, मोर के इस स्वभाव, फुर्ती और दयालुता और समझदारी को देखकर ही कार्तिकेय ने उसे अपने युद्ध वाहन के रूप में चुना होगा, ऐसा समझ में आता है। मयूर कलाप्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं है। इसी ने उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। इसी से उसे बाज और चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जिनका जीवन ही क्रूर कर्म है। तो मोर जो है क्या है, कलाप्रिय है, वीर भी है। उसने वीरतापूर्वक खरगोश की रक्षा की थी। और कलाप्रिय इसलिए है कि मोर जो है वो नृत्य करता है और दिखता भी सुंदर है। वह केवल हिंसक मात्र नहीं है, वह जो है दुष्टों को केवल दंड नहीं देता है, अपितु वह कलाप्रिय है, उसमें दयालुता की भावना भी है। और इसी कारण मोर को बाज और चील जैसे क्रूर पक्षी की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, उनका मानवीकरण भी हो गया। अब लेखिका ने उनके स्वभाव को देखते हुए उनके अंदर मानवीय गुणों की परख की। मानव के अंदर प्रेम होती है, सहिष्णुता होती है, और दूसरों की सहायता करने का भी गुण होता है, और ये गुण उस नीलकंठ मोर में भी था। मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर जब वह नाचता था, तब उस नृत्य में एक सहजात लय ताल रहता था। जब वह मोर, मेघों की सांवली छाया मतलब जब मेघ घुमड़ते थे, बादल छाते थे, तब मोर जो है प्रसन्न होकर अपने पंख फैलाता था। उसका पंख, फैला हुआ पंख ऐसा लगता था जैसे इंद्रधनुष का गुच्छा हो। तो इंद्रधनुषी रंगीन पंखों को वह फैलाकर गोलाकार, मंडलाकार में वह नाचता था। और जब वह नाचता था तो ऐसा लयबद्ध नृत्य करता था कि देखने वाले आनंदित हो जाए। आगे पीछे, दाहिने बाएं क्रम से घूमकर वह किसी अलक्ष्य सम पर ठहर ठहर जाता था, और उसकी नृत्य की भंगिमा आगे पीछे, दाएं बाएं, इस क्रम में वह नाचता था, और नाचते हुए किसी बिंदु पर ठहर जाता था। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था। राधा मोरनी जो है वो नीलकंठ के समान नहीं नृत्य कर सकती थी, लेकिन उसकी भी गति में एक लय ताल रहता था। वह नित्य मग्न नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल आती थी और बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर। तो राधा क्या करती थी, जब नीलकंठ नृत्य करता था तो राधा भी उसके दाहिने पंखों की छोर से लेकर बाएं पंख को छूती हुई नृत्य करती थी। दाहिने से बाएं तरफ आती थी, फिर बाएं से दाहिनी ओर जाती थी। इस तरह से मोरनी का नाच भी
लयबद्ध लगता था और मोर और मोरनी दोनों नृत्य करते थे। इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था। नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है। नीलकंठ मोर को पता था कि लेखिका को उसका नाच बहुत बढ़िया लगता है, देखने में बहुत आनंददायक लगता है। वह लेखिका जो है मोर का नृत्य देखकर प्रसन्न हो जाती है। ऐसा नीलकंठ मोर को समझ में आ गया था। यह तो नहीं बताया जा सकता, परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जाली घर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता तानकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। लेखिका को ये बात नहीं समझ में आया कि नीलकंठ को कैसे पता चला कि नील मोर का जो है मेरा नाच जो है मेरी मालकिन लेखिका को पसंद आता है। लेकिन जैसे ही लेखिका जाली घर के पास पहुंचती थी तो वह मोर जहाँ रहता था वहाँ से उतरकर नीचे आ जाता था और अपने पंखों को, अपने सतरंगी पंखों को गोलाकार में तानकर, छाते की तरह तानकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो जाता था। नृत्य करने के लिए तैयार खड़ा हो जाता था। तब से यह नृत्य भंगिमा नित्य का क्रम बन गई। तब से वह प्रतिदिन जब भी लेखिका पहुंचती थी तब इसी भंगिमा में वह लेखिका के सामने खड़ा हो जाता था। प्रायः मेरे साथ कोई न कोई देसी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मानपूर्वक समझकर विस्मयाभिभूत हो उठता था। अब लेखिका के साथ प्रायः कोई न कोई अतिथि रहते थे, देशी देश के हो चाहे विदेश से आए हुए हो, तो उन अतिथियों को देखकर ऐसा लगता था कि नीलकंठ उनके सम्मान में इस तरह की भंगिमा लेकर खड़ा है और वे आश्चर्यचकित हो जाते थे। कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटिलमैन की उपाधि दे डाली। अब कुछ विदेशी महिलाएं जो लेखिका से मिलने आती थी वे नीलकंठ की इस भंगिमा को देखकर उन्हें लगता था कि वे उनके सम्मान में इस तरह से खड़ा है, तो वो महिलाएं जो है उस नीलकंठ को परफेक्ट जेंटिलमैन की उपाधि दे दी, उनका नाम रख दिया परफेक्ट जेंटिलमैन। जिस नुकीली पैनी चोट से वह भयंकर विषधर को खंड खंड कर सकता था, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से हौले हौले उठाकर खाता था कि हंसी भी आती थी और विस्मय भी होता था। वह जिन तेज चोंच से, जो नीलकंठ मोर है, अपने तेज पैने चोंच से सांप को भी मार चुका था, उसी पैनी चोंच से वह लेखिका की हाथ में रखे हुए चने को, भुने हुए चने लेखिका लेकर जाती थी, उस चने को उसकी हाथ से बड़ी कोमलता से धीरे धीरे से उठाकर वह मोर खाता था। तो लेखिका को बड़ा आश्चर्य होता था कि इतनी तेज चोंच वाला पक्षी जो है बड़े प्यार से मेरे हाथ से चने उठाकर खा रहा है ताकि मुझे चोट न पहुँचे। ऐसा धीरे धीरे उठाकर वो चने को खा रहा है। तो लेखिका को बड़ा आश्चर्य होता था। फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे। तो नीलकंठ जो है वो बहुत ही समझदार प्राणी था। वह लेखिका का भी ख्याल रखता था कि कहीं मेरे चोंच से लेखिका को चोट ना पहुँचे, इसलिए वह धीरे धीरे चने उठाकर खाता था। और दूसरी तरफ वह अपने उसी तीखे पैने चोंच से उस सांप को मार देता है, खंड खंड कर देता है, जो खरगोश को दबोच कर रखा था। तो यह भाव देखकर लेखिका को मोर के इस भाव से बड़ा आश्चर्य होता है कि वह कितना वीर भी है और कितना कोमल भी है। बसंत में जब आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से लद जाते थे, अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था, तब जाली घर में वह इतना अस्थिर हो उठता कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता। बसंत ऋतु में क्या होता है, सारे पेड़ जो है बड़े सुंदर दिखते हैं, उसमें नए नए पत्ते आ जाते हैं। आम के पेड़ों पर बौर आ जाते हैं, सुनहरी मंजरी आ जाती है और वे खुशबूदार हो जाते हैं। अशोक के वृक्ष लाल लाल पत्तों से ढक जाते हैं। तब ऐसी स्थिति में मोर जो है जाली घर में रहना पसंद नहीं करता था, वह बाहर घूमना चाहता था, उन पेड़ों के बीच वह घूमना चाहता था। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा की ही थी। मेघों के उमड़ आने से पहले वे हवा में उसकी सजल आहट
पा लेते थे और तब उनकी मंद केका की गूंज अनुगूंज तीव्र से तीव्रतर होती हुई मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती थी। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय मौसम, प्रिय ऋतु थी, वह थी वर्षा की ऋतु। जैसे ही वर्षा ऋतु शुरू होती, जैसे ही बादल घुमड़ने उमड़ने लगते थे, वैसे ही मोर और मोरनी केका की आवाज करने लगते थे, जो तीव्र से तीव्रतर होती जाती थी। अर्थात बादल जैसे जोर से उमड़ते घुमड़ते थे, वैसे ही मोरों की आवाज भी तीव्र होने लगती थी और उनको पता चल जाता था कि अब बारिश होने वाली है और वे नृत्य करने के लिए तैयार हो जाते थे। मेघ के गर्जन के ताल पर ही उसके तन्मय नृत्य का आरंभ होता था। जैसे ही बादल गरजने लगते थे, वे नृत्य करना शुरू कर देते थे। मोर और मोरनी दोनों नाचना शुरू कर देते थे और फिर मेघ जितना अधिक गरजता, बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदों की रिमझिमाहट जितनी तीव्र होती जाती, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ता जाता और उसकी केका का स्वर ही मंद्र से मंद्रतर होता जाता। जैसे ही बारिश तेज होने लगती थी, वैसे ही मोर का जो नृत्य है वो भी तीव्र होने लगता था। वह अधिक तेज गति से नाचने लगता था और उनका स्वर भी, उनकी जो केका की आवाज़ थी वो भी तेज से और तेज होने लगता था। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पर बायां पंख फैलाकर सुखाता। जैसे ही वर्षा बंद हो जाती थी, बारिश होना थम जाता था, तब मोर जो है नाचना बंद करके अपने गीले पंखों को अपने पंजों पर फैलाकर सुखाता था। कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोंच से पी पी कर पंखों का गीलापन दूर करते रहते थे। कभी कभी नीलकंठ और मोर दोनों एक दूसरे के पंखों का टपकता पानी पीते थे और उन पंखों का गीलापन दूर करते थे। इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह भी एक करुण कथा है। दोनों मोर मोरनियों के बीच जो सुखी वातावरण था, उसके बीच में कुछ बेमेल स्वर यानी जो इनके सुखी वातावरण में अड़चन पैदा करे, ऐसा माहौल कैसे बन गया, यह भी एक करुणाजनक स्टोरी है। एक दिन मुझे किसी कार्य से नखास कोने से निकलना पड़ा और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक लिया। अब लेखिका एक दिन किसी कारण से उस गली में गई थी जहाँ बड़े मियाँ की दुकान थी। बड़े मियाँ ने उसे देखा तो कार को रोक लिया। इस बार किसी पिंजरे की ओर नहीं देखूंगी, यह संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी और सफ़ेद डोरे से कान में बंधी ऐनक को ही अपने ध्यान का केंद्र बनाया। इस बार लेखिका पक्षी नहीं खरीदना चाहती थी, इसलिए वो पिंजरे की ओर ध्यान नहीं दे रही थी। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी उसे अनदेखा करना कठिन था। लेकिन बड़े मियाँ के पैरों के पास एक मोरनी पड़ी थी जो घायल थी। मोरनी राधा के समान ही थी। उसके मूंज से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई थी कि वह खड़ी ही नहीं हो सकती थी। तो जो वो मोरनी थी, पंजों की उंगलियां जो है वो टूट गई थी, जिस कारण वह ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही थी और उसके पंजों पे जो टूटी हुई उंगलियां थी उसको बांध के रखा गया था। वह मोरनी राधा के समान दिख रही थी, लेकिन उसके पंजे की उंगलियां जो है वो टूटी हुई थी, इसलिए वह ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही थी। बड़े मियाँ की भाषण मेल फिर दौड़ने लगी। देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़ी माँ ने बेचारी का क्या हाल किया है। अब बड़े मियाँ जो है वे लेखिका को देखकर कहने लगे कि यह चिड़िया घायल हो गई है, चिड़ी माँ ने इसका बुरा हाल कर दिया है। ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है? आप ना आई होती तो मैं उसी के सिर पर इसे पटक देता, पर आपसे भी यह मरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूँ। सारांश यह है कि 7 रुपये देकर मैं उसे अगली सीट पर रखवा कर घर ले आई। अब बड़े मियाँ के कहने पर लेखिका जो है उस मोरनी को खरीद लेती है और अपने घर ले आती है। 7 रुपये में उसे खरीदती है। एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना।
पंजों की मरहम पट्टी और देखभाल करने पर वह महीने भर में अच्छी हो गई। अब लेखिका जो है उसी कमरे में जहाँ वो पढ़ाई लिखाई करती थी, जहाँ पहले नीलकंठ और राधा को रखा था उसने, उसी कमरे में वह इस मोरनी को लेकर जाती है, उसके पंजों की देखभाल करती है, मरहम पट्टी करती है। तो महीने भर में वह मोरनी ठीक हो जाती है। उंगलियां वैसे ही टेढ़ी मेढ़ी रही, परंतु वह ठूंठ जैसे पंजों पर डगमगाती चलने लगी। लेकिन मोरनी जो है वह डगमगाती हुई चल लेती थी। तब उसे जाली घर में पहुंचाया गया और नाम रखा गया कुब्जा। तो इस मोरनी का नाम कुब्जा रखा गया। नाम के अनुरूप वह स्वभाव से भी कुब्जा ही प्रमाणित हुई। कुब्जा नाम की एक महिला द्वापर युग में हुई थी, जिसकी भेंट कृष्ण से होती है और कृष्ण जी उनके जो कुंवर थी, पीठ में उनका कुंवर था, इसके कारण उसका नाम कुब्जा रखा गया था। तो जिनकी कुंवर होती है उन्हें कुब्जा कहा जाता है। उस महिला का कुंवर था जिसे कृष्ण भगवान ने ठीक कर दिया था। जो मोरनी थी वह भी डगमगा कर चलती थी कुब्जा के समान, इसलिए लेखिका ने उसका नाम, उस मोरनी का नाम कुब्जा रख दिया। लेकिन उसका जो गुण था कुब्जा मोरनी का, वह उसके नाम के ही अनुरूप था। वह दुष्ट प्रकृति की थी। अब तक नीलकंठ और राधा साथ रहते थे। अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती थी। जो कुब्जा थी वह मोरनी द्वेष भाव रखती थी नीलकंठ और राधा की दोस्ती से, उसको चिढ़ होती थी। वह राधा को नीलकंठ से दूर करने का उपाय करती रहती थी। वह राधा को मारने दौड़ती थी जब भी वह नीलकंठ के साथ होती थी। तब चोंच से मार मार कर उसने राधा की कलगी नोच डाली, पंख नोच डाले। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था और वह उसके साथ रहना चाहती थी। अब जो कुब्जा थी वह राधा को मार मार कर उसकी कलगी और पंख को नोच डाली और नीलकंठ के साथ वो रहना चाहती थी। लेकिन नीलकंठ कुब्जा के साथ नहीं रहना चाहता था, क्योंकि उसका स्वभाव राधा के समान अच्छा स्वभाव नहीं था कुब्जा मोरनी का। ना किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी, न वह किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। अब वह नीलकंठ पर अपना सर्वाधिकार चाहती थी कुब्जा जो है, इसलिए वह किसी अन्य जीव जंतु को नीलकंठ मोर के समीप आने नहीं देना चाहती थी। और उसके दुष्ट प्रकृति के कारण, दुष्ट स्वभाव के कारण अन्य जीव जंतुओं से उनकी दोस्ती भी नहीं हो रही थी। उसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए, जिनको वह पंखों में छिपाए बैठी रहती थी। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा को ढकेल दिया और फिर अंडे फोड़कर ठूठ जैसे पैरों से सबको छितरा दिए। अब राधा ने 2 अंडे दिए थे, जिनको वह अपने पंखों पर छिपा कर बैठी रहती थी। लेकिन कुब्जा को किसी प्रकार से पता चल गया कि राधा ने अंडे दिए हैं, तो वह राधा को अपने चोंच से मार मार कर ढकेल दी और उसका जो अंडा था उसे फोड़ दिया और अपने ठूंठ जैसे पैरों से उन अंडों को छितर बितर कर दिया। अंडा जो है नष्ट हो गया। इस कलह कोलाहल से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। अब जो नीलकंठ हमेशा प्रसन्न रहता था, नाचता रहता था, सब पशु पक्षियों का देखभाल करता रहता था, वह नीलकंठ अब उदास रहने लगा, क्योंकि वहाँ पर अशांति का वातावरण बन गया था। कुब्जा ने सब कुछ, जो राधा और नीलकंठ के बीच की जो दोस्ती थी, उसे छिन्न भिन्न कर दिया था। उसके बीच में अशांति का वातावरण पैदा कर दिया और इसी कारण से नीलकंठ जो है वो दुखी रहने लगा। राधा भी उससे थोड़ा दूर रहने लगी, क्योंकि राधा जैसे ही नीलकंठ के पास जाती थी, वह कुब्जा मोरनी उसे मार मार कर दूर करती थी। तब नीलकंठ जो है वो दुखी रहने लगा। कई बार वह जाली के घर से निकल भागा। एक बार कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा। अब नीलकंठ जो है इतना दुखी रहता था कि वह उस अशांत वातावरण से भाग जाना चाहता था। वह जाली घर से कई बार निकलकर भाग जाता था और एक बार तो ऐसा हुआ कि वह कई दिन तक भूखा प्यासा आम के पेड़ पर छिप कर बैठा रहा। वह कुब्जा के सामने आना ही नहीं चाहता था।
जहाँ से बहुत पुचकार कर मैंने उतारा, एक बार मेरी खिड़की के शेड पर छिपा रहा। लेखिका उसे आम के पेड़ से पुचकार कर नीचे उतारी तो वह नीलकंठ जो है लेखिका की खिड़की के शेड पर जाकर छिप गया। मेरे दाना देने जाने पर वह सदा की भांति पंखों को मंडलाकार बनाकर खड़ा हो जाता, पर उसकी चाल में थकावट और आंखों में एक शून्यता रहती थी। जब लेखिका दाना देने जाती थी तो वह उसके स्वागत में नीलकंठ जो है अपने पंखों को गोलाकार मंडलाकार फैलाकर खड़ा हो जाता था, लेकिन उसकी चाल पहले जैसी तरंगित नहीं लगती थी। उसका मन उदास दिखता था, उसकी आंखों में शून्यता दिखती थी, वह थका थका सा लगता था। नीलकंठ जो है अब उदासी के कारण, दुख के कारण कमजोर हो गया था। अशांत वातावरण उसे रास नहीं आ रहा था। अपनी अनुभवहीनता के कारण ही मैं आशा करती रही कि थोड़े दिन बाद सब में मेल हो जाएगा। लेखिका को समझ में नहीं आया और वह यह आशा करती रही कि मोर मोरनी में और सभी पशु पक्षियों में फिर से पहले जैसा वातावरण बन जाएगा, दोस्ती हो जाएगी, सब में मेल जोल हो जाएगा। लेकिन अंत में 3-4 मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूंछ और पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चों को पंखों में छिपाकर बैठता था। एक दिन लेखिका ने देखा कि नीलकंठ मोर जो है अपने पूंछ और पंखों को फैलाकर धरती पर बैठा है और उसी प्रकार बैठा है जैसे वह खरगोश के बच्चों को खिलाने के लिए बैठता था। मेरे पुकारने पर भी उसके न उठने पर मुझे संदेह हुआ। लेखिका ने नीलकंठ को पुकारा, लेकिन उसने कोई हरकत नहीं की। तब लेखिका को थोड़ा सा संदेह हुआ। वास्तव में नीलकंठ मर गया था। लेखिका उसके पास गई तो क्या देखा कि वह नीलकंठ मोर मर चुका था। क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका, पर न उसे कोई बीमारी हुई थी, न उसके रंग बिरंगे फूलों के स्तबक जैसे शरीर पर किसी चोट का चिन्ह मिला। लेखिका ने निरीक्षण किया कि वह नीलकंठ क्यों मर गया। उसको तो कोई बीमारी भी नहीं थी और उसके जो रंगीन सुंदर फूलों जैसे उसके पंख थे, उस पर भी किसी प्रकार के चोट का चिन्ह नहीं पता चला। मैं अपने शॉल में लपेट कर उसे संगम ले गई। अब नीलकंठ के मरने का कारण तो लेखिका को उस समय समझ में नहीं आया। वह नीलकंठ को अपने शॉल में लपेटकर संगम ले गई, जहाँ गंगा यमुना का संगम होता है, गंगा नदी और यमुना का त्रिवेणी संगम होता है, वहाँ पर लेकर गई। जब गंगा की बीच धार में उसे प्रवाहित किया गया, तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से बिंबित प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। तो लेखिका ने उस नीलकंठ को, उसके मृत शरीर को गंगा की नदी में प्रवाहित कर दिया। जब उन्हें प्रवाहित किया गया तो उसके पंख फैल गए और उसके जो चंद्रिका डिजाइन वाले गोल गोल डिजाइन थी, जो आकृति थी, वह गंगा नदी की सतह पर बड़ी बड़ी आकृति में उभर कर विशाल मयूर के समान तरंगित दिखने लगा। नीलकंठ के न रहने पर राधा तो निश्चेष्ट सी कई दिन कोने में बैठी रही। अब नीलकंठ तो वहाँ से जा चुका था, मर चुका था, तो उसके न रहने पर राधा उदास हो गई और कई दिन तक कोने में बैठी रही। कई बार भागकर लौट आया था, परंतु वह प्रतीक्षा के भाव से द्वार पर दृष्टि लगाए रहती थी। नीलकंठ इसके पहले कई बार भाग चुका था और लौट भी आता था, तो इसी उम्मीद में राधा जो है द्वार पर दृष्टि लगाकर रखती थी। वह आशा लगाए रखती थी कि नीलकंठ अब आ जाएगा, तब आ जाएगा, और इस उम्मीद से वह दरवाजे की ओर टकटकी लगाकर देखती रहती थी। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की। खोज के क्रम में वह प्रायः जाली का दरवाजा खुलते ही बाहर निकल आती थी, लेकिन जो कुब्जा मोरनी थी वह कोलाहल मचाकर खोजती ढूंढती रहती थी, इधर उधर नीलकंठ को तलाशती रहती थी और प्रायः जब जाली का दरवाजा खुलता था वह बाहर निकलकर उसे ढूंढने लगती थी और आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। तो कुब्जा को लगता था कि वह कहीं पेड़ों पर छिपकर बैठा होगा, तो वह नीलकंठ को आम के पेड़, अशोक के पेड़, कचनार के पेड़ पर देखती ढूंढती रहती थी। एक दिन आम से उतरी थी कि कजली अल्सेशियन कुत्ती सामने पड़ गई। अब लेखिका की जो एक डॉगी थी, जिस अल्सेशियन डॉगी थी जिसका नाम कजली था,
वह सामने पड़ गई तब जब कुब्जा आम से उतरकर नीचे आई। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोट से प्रहार किया। अब कुब्जा जो है वह शांति पसंद तो करती नहीं थी, किसी को भी पसंद नहीं करती थी, किसी से भी उसकी दोस्ती नहीं थी। तो उसने जब कजली को देखा तो उस पर भी अपने चोंच से प्रहार किया। वह लड़ाकू थी कुब्जा, लड़ने को सदा तैयार। तो उसने उस कुत्ती को देखकर उस पर चोंच से प्रहार किया, चोट किया। परिणामतः कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए। अब वह जो डॉगी थी वह भी क्रोधित हो गई और अपने 2 दांत उस कुब्जा मोरनी के गर्दन पर गड़ा दिए। जैसे ही उसकी गर्दन पर चोट लगी तो इस बार उसका कलह कोलाहल और द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया न जा सका। अब मोरनी की गर्दन तो चोटिल हो चुकी थी, कुब्जा की गर्दन, तो वह उस चोट को सह न सकी और मर गई। अब उसके जीवन का जो कलह कोलाहल से भरा हुआ था, वह दूसरे पशुओं से द्वेष करती थी लेकिन नीलकंठ से प्रेम करती थी और उसी कारण वह नीलकंठ के करीब किसी और जीव को आने देना नहीं चाहती थी। और इस तरह का उसका द्वेष प्रेम से भरा हुआ जीवन खत्म हो गया, वह कुब्जा मर गई। परंतु इन 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया है वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। तो लेखिका कह रही है कि इन 3 पक्षियों के गुण को देखकर, गुण अवगुण जो भी है उसे देखकर लेखिका को उसमें मानवीय गुणों का परिचय मिला कि पक्षियों में भी मानवों की तरह, मनुष्यों की तरह भावनाएं होती है, ऐसा लेखिका को पता चला। राधा अब प्रतीक्षा में ही दुकेली है। राधा मोरनी जो है अभी भी उस नीलकंठ मोर की प्रतीक्षा कर रही है, इंतजार कर रही है। और उसके साथ में और भी पशु पक्षी हैं जो जाली घर में रहते थे, वे भी नीलकंठ के इंतजार में हैं। राधा जो है दुकेली है, अर्थात राधा है, और वहाँ पे उनके साथ जो रहने वाले अन्य पशु पक्षी है वो भी है। आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न हो जाता है तब वह कभी ऊंचे झूले पर और कभी अशोक की डाल पर अपनी केका को तीव्रतर करके नीलकंठ को बुलाती रहती है। आषाढ़ का महीना जब आता है, बारिश की शुरुआत होती है। बारिश होने पर मेघ भी उमड़ने घुमड़ने लगते हैं, बादल गरजने लगते हैं। तब राधा जो है कभी ऊंचे झूले पर चढ़ जाती है तो कभी अशोक वृक्ष की डाल पर बैठकर केका की आवाज़, तेज आवाज़ निकालती है और अपनी आवाज़ निकालकर वह नीलकंठ मोर को बुलाती रहती है। इस प्रकार से राधा की प्रतीक्षा का पता चलता है कि वह नीलकंठ को कितना याद करती रहती है। लेखिका ने ये बताना चाहा है इस पाठ में कि पशु पक्षियों में भी मानवीय भाव, दयालुता, प्रेम, वीरता, करुणा, चंचलता, क्रोध, द्वेष आदि की भावनाएं जो है वो पशु पक्षियों में भी होती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और इस पाठ के प्रश्नोत्तर के वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए हैं। उस लिंक को क्लिक करके आप इस पाठ के प्रश्नोत्तर को भी देख सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। हम अगले पाठ में फिर मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू।